वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक और अनदर वीडियो में लेकर आप लोग के सामने आए हैं, जिसमें हम लोग समरी देखेंगे। आज हम इस क्लास में जो देखने वाले हैं दोस्तों, बिहार SCRT बुक का क्लास 6 का जियोग्राफी जो है मेरा, उसका हम समरी देखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, मेरे चैनल पे ऑलरेडी क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक का पूरा साइंस मैंने लाइन बाय लाइन आप लोगों के लिए मैं समरी करा दिया हूँ। तो अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो करने जा रहा हूँ क्लास 6 से लेकर 8 तक का जितने भी आर्ट्स सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जियोग्राफी हो गए, हिस्ट्री हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, पॉलिटी हो गए, उसको हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ठीक है, तो धीरे धीरे करते करते मैं सारा का सारा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट करा दूँ। तो ये जो वीडियो होने वाली है मेरे दोस्तों, फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ, वो क्लास 6 का जियोग्राफी होने वाली है, जिसका नाम है मेरा हमारी दुनिया भाग 1। जैसे कि आप अगर बुक देखना चाहें तो देखिए, ये हमारा बुक है, क्लास 6 का बुक है दोस्तों, ये भाग 1 में हमारा आता है। अगर के आगे की तरफ अगर इस बुक का थोड़ा सा और इंटरफेस देखना चाहते हैं, तो टोटल इस बुक में दोस्तों आपको जो चैप्टर्स मिलते हैं, टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 10 चैप्टर मिलते हैं। तो जो पहला मेरा चैप्टर है यहाँ पे, हमारा सौरमंडल। तो आज हम चैप्टर 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सौरमंडल के बारे में आखिर क्या दिया गया है क्लास 6 का जियोग्राफी में। तो चलिए अब क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर के आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर रहे, आने वाले पल पल के अपडेट के लिए आप के लिए दोस्तों मैं एकदम लाइन बाय लाइन समरी करा रहा हूं, ताकि आपका जो बिहार शिक्षक बहाली होने वाली है उसमें आप अपना 100% दे सके, तथा जो भी क्वेश्चन है आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट उसको हिट कर सके। तो अब बिना देरी किए वीडियो को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, जो मेरा पहला चैप्टर है दोस्तों, हमारा सौरमंडल, तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा पॉइंट दिया गया है। ये सारे पॉइंट को मैं अपने शब्दों में आप लोगों के लिए ईजी बनाने के लिए यहाँ पे रख दिया हूँ। ठीक, तो जो इसमें जैसे कि हम बताएं, क्लास 6 का जो बुक का नाम है ज्योग्राफी का हमारी दुनिया, इसमें टोटल 10 चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है दोस्तों, हमारा सौरमंडल है। ठीक, तो जो सौरमंडल से मेन क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, जो पॉइंट है आप लोग के लिए बनते हैं। ठीक, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, तथा जो भी आपका दोस्त तैयारी कर रहा है उसके पास भी इस वीडियो को दोस्त शेयर कर दे। बहुत मेहनत लगते हैं इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। चलिए अब बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है मेरा, सूर्य को सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। मुखिया मतलब कि सौर परिवार का जो हेड है वो सूर्य है। सूर्य को ही मतलब सौर परिवार को केंद्र माना जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। उसके बाद जो आता है मेरा पॉइंट, सूर्य की सतह पर आग की लाल लपटें दिखाई देती हैं, जिसे हम सूर्य प्रज्वाल बोलते हैं। आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक, जैसे कि आपको पता होगा दोस्त, बीपीएससी है, इसमें कुछ भी सवाल पूछ सकता है, इसलिए आपको सारे प्रकार के सवाल के लिए रेडी रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट आता है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह जो है दोस्तों, वो है बुध, ये सब लोग जानते हैं। तथा जो लाल ग्रह है दोस्तों, वो है मेरा मंगल। इसका सबसे जो मेन चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 आप मिस करना न भूलें। हम इस वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अच्छे से कवर किए हैं, क्योंकि ये दोनों में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे आता है दोस्तों, जो शनि है। शनि ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, याद रखिएगा, मीथेन का जो पाया जाता है। ठीक, उसके बाद प्लूटो को अब ग्रह के श्रेणी से निकालकर उसको क्या रख दिया गया है, उसको रख दिया है गया है क्षुद्र ग्रह। आप लोग ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है मेरा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट लगता है। उसके बाद सूर्य के बाद जो पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है दोस्तों, वो है मेरा प्रैक्सिमा सेंटूरी। आपको सबको पता है, लास्ट क्लास में मैं बताया था। जो प्रैक्सिमा सेंटूरी है, यानी कि जिसको बोलते हैं सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी तारा, उसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है, तो समझ जाइए कि वो 4 वर्ष लगते हैं। ठीक, उसके बाद आगे मेरा पॉइंट है दोस्त, पृथ्वी का नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, पृथ्वी के सतह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगभग 70% पानी पाया जाता है, समुद्र पाया जाता है। यही समुद्रों के द्वारा नीले प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसके कारण ये नीला दिखाई देता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे दोस्त की, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। तथा इसका पृथ्वी पर जो प्रकाश आने में समय लगता है दोस्त, वो लगता
होता है 1.25 सेकेंड, आप लोग ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक पॉइंट आता है दोस्त कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में करती है। ये मोस्ट पॉइंट है, ये मेरा जब सीजीएल में बैठा था तो ये सवाल पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है, आपसे भी पूछ सकता है। तथा इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। जैसे कि पता होगा दोस्त कि जो चंद्रमा है मेरा, यहाँ पर पृथ्वी है तो चंद्रमा इसके चारों तरफ परिक्रमा करता है। तो परिक्रमा करने में जो टाइम लगेगा दोस्त वो 27 दिन और 8 घंटे लगेंगे। और सेम टू सेम इसके अपने अक्ष पर भी ये गोल गोल घूमते रहता है, तो इसमें भी लगभग समय इसको 27 दिन 8 घंटे ही लगते हैं। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अगर के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, तो है नेक्स्ट पॉइंट मेरा कि बृहस्पति के 63 और शनि का जो है 62 उपग्रह है। इस प्रकार जो बृहस्पति होता है मेरा सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह बनता है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है मेरा बुध तथा जो शुक्र है दोस्तों, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा। तथा जो शनि ग्रह है दोस्तों, शनि का जो एक टाइटन उपग्रह है वो सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी आप लोग याद रखना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद ग्रह तथा उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ये सब लोग जानते हैं, ठीक। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा जो सूर्य होता है और मैं जो उपग्रह सूर्य बोल रहे हैं मैं, ग्रह जो होता है दोस्तों और उपग्रह होता है, इन लोगों के पास अपना कुछ प्रकाश नहीं होता है। कुछ प्रकाश को वो सूर्य से अवशोषित कर लेते हैं तथा उसी को विकिरणित करते हैं। इसी तरह जो सूर्य उपग्रह है वो अपना प्रकाश से चमकते हैं, ठीक। आशा करता हूँ इतना समझ गए। उसके बाद जैसे जो आता है दोस्तों मेरा यहाँ पे ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक। ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि ये क्षुद्र ग्रह होते हैं वो कौन से दो ग्रहों के बीच में होते हैं। तो वो जो होते हैं दोस्तों मेरा यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है होता है दोस्तों जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह मेरा है वो मेरा है सीरस, याद रखिएगा। ये सब सवाल एकदम स्टैटिक में कभी भी पूछ सकता है। और कभी कभी क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए लिखते हैं, कभी कभी आकाश से टूटकर तारे गिरते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि बोलता है लोग टूटता हुआ तारा देखने से मनोकामना पूर्ण होता है, बिल्कुल जियोग्राफी की दृष्टि से ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो ये तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों, ये तारे नहीं बल्कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें हम उल्का पिंड बोलते हैं। ये उल्का पिंड आखिर टूटते कैसे हैं दोस्तों, क्या होता है ये वायु के साथ घर्षण करके बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं, इसके कारण वो टूटकर गिरने लगते हैं, ठीक। उसके बाद हमको उसमें जो टॉपिक दिया गया है दोस्तों, पॉइंट दिया गया है वो है राशि। राशि टोटल कितने होते हैं, 12 राशि होते हैं, याद रखिए। तो जो नक्षत्र होते हैं दोस्तों वो 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र में 14 दिन का अवधि लगता है, ठीक। उसके बाद मेरा एक आता है वहाँ पे दिया हुआ है ध्रुव तारा। आखिर ध्रुव तारा किसको बोलते हैं मेरे दोस्त, तो वो होता है जैसे उत्तरी गोलार्ध में जो होती है पृथ्वी में, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित होता है ये ध्रुव तारा। इसका क्या काम है मैं देखता हूँ यहाँ पे, जो विषुवत रेखा से सभी स्थानों से ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देती है। अगर क्या आप विषुवत रेखा में जाते हैं तो वहाँ से कहीं भी देखिएगा, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच जाकर देखिएगा ध्रुव तारा को, तो एकदम बिल्कुल आकाश में एकदम सामने नजर आएगा। परंतु अगर कि आप ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव हो, तो उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है दोस्तों। तो उससे क्या होता है, क्षितिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश उतना ही डिग्री का होगा। जैसे कि मान के चलिए अगर ये पृथ्वी का मेरा सेंटर है, अगर यहाँ से हम आकाश में देखते हैं दोस्तों तो मान के लिए 90 डिग्री दिखाई देता है। अगर कि जैसे ही इससे हम इधर में आते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे मेरा 60 डिग्री हो गया। तो अगर कि ये 60 डिग्री हो गया तो वहाँ का जो अक्षांश होगा दोस्तों वो भी 60 डिग्री का होगा। तो अक्षांश का निर्धारण मेरा ध्रुव तारा से होता है, आप लोग यहाँ से ये बात आपको दिखाई पड़ती है, ठीक। उसके बाद यही होता है, जो ये होता है दोस्तों ये हमेशा उत्तर दिशा को दिखाता है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, कौन सा दिशा को दिखाता है, उत्तर दिशा को दिखाता है। इसीलिए जो पुराने ज़माने में जो समुद्र में नाविक होते थे इसी तारा से उत्तर दिशा का ज्ञान करते थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो हमारा एक सप्तऋषि दिया गया है दोस्तों चैप्टर नंबर 1 में, सप्तऋषि क्या है, यह उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह है जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। कि परीक्षा की दृष्टि से आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ वैसा नहीं। तथा जो एक ऋतु और पुलह सप्तऋषि है दोस्तों, ये
जो ये दोनों जो सप्तऋषि है दोस्तों को मिलाने वाली रेखा को उत्तर दिशा का सूचक है माना जाता है। ऐसा ये जो रेखा एक दूसरे से मिलाते हैं वो उत्तर दिशा से इसको इंगित किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरा चैप्टर 1 का द इंड होता है। उसके बाद मेरा यहाँ पे स्टार्ट होता है दोस्तों चैप्टर 2। इसके बाद जैसे ही मैं चैप्टर 2 में चलता हूँ तो चैप्टर 2 का जो दोस्तों नाम है वो मेरा नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। अगर के 6 क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों वो चैप्टर यही है। इससे आपको ये पता चलेगा कि दिन रात कैसे होते हैं, हमारा जो ऋतु बदलते हैं, ऋतु कैसे बदलते हैं, ठंडी गर्मी क्यों लगती है, किस दिन को दिन सबसे बड़ा होता है, किस दिन को सबसे छोटा होता है, इस वीडियो मतलब चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही दिन और रात का बात आता है तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों ये मेरा यहाँ पे मान चले ये बड़ा पृथ्वी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर याद रखिएगा 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ये क्या होता है दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो साथ साथ में अपने ये अक्ष पर भी घूमते रहती है, ये सबको पता है। तो जो ये अपने अक्ष पर घूमती है, जो कि उसको अपने अक्ष पर घूमने का समय 24 आवर लगते हैं दोस्तों, इसी की वजह से यहाँ पे हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होता है। आशा करता हूँ आप अपने समझ गए होंगे। अगर इसको अच्छे से और समझना है तो मान के चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ को। मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मान के चलिए यहाँ पे मेरा ये सूर्य हो गया दोस्तों। तो दिन और रात कैसे होंगे हम इस पे भी एक डिपेंड करता है बात। मान के चलिए ये मेरा यहाँ पे जैसे पृथ्वी दिया गया है, तो ये जो सूर्य का लाइट जो पड़ेगा दोस्तों उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ेगा उस क्षेत्र को दिन होंगे। बाकी जिस क्षेत्र जैसे ये वाला जो क्षेत्र हो गया दोस्तों यहाँ पे मेरा रोशनी नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पे रात होगा। तो दिन और रात तो ये समझ लिए दो घटनाओं से हुआ। एक तो ये अपने अक्ष पे गोल गोल घूम रहा है तथा ये जो सूर्य के प्रकाश इस पर पड़ रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। बाकी इसको बहुत ही हम डिटेल से समझेंगे, बाकी अभी ऊपर ऊपर हम लोग इतना देख लेते हैं। उसके बाद जो इसमें आइएगा इस चैप्टर में दोस्तों, तो इस चैप्टर में आने के बाद यहाँ पे परिभ्रमण का एक जिक्र आता है। इससे पहले थोड़ा सा और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं हाईलाइट करके रखा हूँ कि यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है कि जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है, ये पता है, तथा वह दिन होता है। जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वह हमेशा नहीं दिखाई देता है, वह रात होता है, ये याद रखिएगा। ठीक। तथा जो पृथ्वी को इस तरह चक्कर पूरी करने में 24 घंटे का समय लगता है दोस्तों, उसी को हम घूर्णन गति या दैनिक गति बोलते हैं। इस चैप्टर को मैंने समरी नहीं बनाया है क्योंकि सारा समरी बस आपको ये समझने का चीज़ है। इस चैप्टर को पूरी से अच्छे से समझ लीजिए आप। इस एक बार जब आप समझ लीजिएगा ना तो कभी भी आप इस चीज़ के लिए मतलब गड़बड़ नहीं होगा आपको। तथा उसके बाद ये क्या बोला जाता है कि जो उत्तरी ध्रुव होता है दोस्तों, जैसे कि पृथ्वी होगा यहाँ पे मेरा उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव होता है, तथा ये जो मिलाने वाली इस दोनों को रेखा होता है उसको हम अक्ष बोलते हैं। जहाँ पे जैसे ग्लोब का जो अक्ष होता है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। जैसे कि अभी हमने बताया जो पृथ्वी है दोस्तों अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ परिभ्रमण के बारे में। परिभ्रमण क्या है दोस्तों कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको घूमने में 365 दिन का समय लगते हैं तथा यह धीरे धीरे खिसकती भी है जो सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो मैं बताता हूँ, जैसे ये सूर्य हुआ मेरा, ये पृथ्वी हुआ, मान के चलिए ये सूर्य हुआ मेरा यहाँ पे और ये मेरा छोटा सा ये पृथ्वी हुआ। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमेगी तथा इसके गोल गोल भी घूमेगी। तो जो ये परिभ्रमण कर रही है दोस्तों इसको घूमने में 365 दिन लगते हैं तथा जो ये अपने अक्ष पर घूमने गए इसमें घूमने में 24 घंटे लगते हैं। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। तथा जो ये घूमता है गोल गोल उसको हम लोग परिभ्रमण गति बोलते हैं। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। तथा जो पृथ्वी होती है दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कि जैसे आप इसको अच्छे से समझना चाहें, अगर कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, अगर कि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो आपको नजर आएंगे कि जो बाहर का पेड़ पौधे हैं दोस्तों वो हमारा दक्षिण में जा रहे होंगे। तो क्या इससे लगता है कि क्या मतलब पेड़ दक्षिण में जा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम उत्तर में जा रहे हैं। इसी तरह जो मेरा सूर्य है दोस्तों, सूर्य कांस्टेंट है, यहाँ पे सूर्य रुका हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं चलता। तो ये जो चलता है दोस्तों वो पृथ्वी मेरा इधर से उधर चलता है। तो पृथ्वी किधर से चलता है? तो पृथ्वी का जो मतलब रोटेशन है दोस्तों वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। तथा जो हमारा ये गति लगता है कि मतलब जो पृथ्वी है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहे, उसको हम बोलते हैं आभासी गति बोलते हैं। जिस तरह के आभासी प्रतीत होता है कि ट्रेन में बैठने के बाद कि जो पेड़ पौधे हैं हमारे अपोजिट साइड में जा रहे हैं, उस गति को हम लोग आभासी गति बोलते हैं। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर के भूख प्यास लग गई होगी, हो सकता है कुछ
ये क्लास मेरा लंबा हो लेकिन आप लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक सेकंड। तो जो मेरा नेक्स्ट मतलब टॉपिक है यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ बताया गया है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार झुकाव सूर्य की ओर होता है तथा आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार झुकाव उसको सूर्य के विपरीत होता है तथा दूसरी और चौथी बार ऐसा मतलब झुकाव आता है वो न कि झुकता है सूर्य की ओर न ही उसके विपरीत हो। ये सब बातें अगर नहीं समझ में आए तो छोड़ दीजिए, मैं आता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आती है, ठीक है। जैसे कि पता होगा दोस्त, यहाँ पे मेरा प्यारा सूरज है, ठीक। सूरज से देख सकते हैं कितना ज़्यादा ज्वाला निकल रही है यहाँ पे, और ये मेरा प्यारा धरती रहा, ठीक। तो धरती क्या होती है दोस्तों, अगर भी कोई भी चीज़ का अगर क्या परिक्रमा करते हैं, मान चलिए आप ये भगवान शंकर जी का टेम्पल ही मान लीजिए, ये जो टेम्पल है अगर कि आप ये परिक्रमा करते हैं तो एक समय क्या आता है, एक समय आप यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं। तो सेम एज यहाँ पे मेरा सूर्य है, और सूर्य का जो परिक्रमा करता है वो पृथ्वी करता है। पृथ्वी को पहले जानने के लिए जैसे कि आपको पता होगा, पृथ्वी के जो ऊपर का ध्रुव है दोस्तों उसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं तथा नीचे के ध्रुव को हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, तथा ऊपर जो यहाँ पे स्थित होता है एक काल्पनिक रेखा है जो दोस्तों उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, तथा जो नीचे का एक काल्पनिक रेखा है उसको मकर रेखा बोलते हैं, और जो बीच का लाइन लिया गया है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। तो आशा करता हूँ ये जो नॉर्मल चीज़ है ये आप लोग सबको पता होगा। तो सबसे पहले बात हम स्टार्ट करते हैं कि अगर के सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाना स्टार्ट करे तो इसमें चार मतलब कंडीशन बन सकते हैं। एक क्या होगा, तो सूर्य का मान के चलिए यहाँ पे सूर्य रहेगा, ठीक है, सूर्य मतलब यहाँ पे रहेगा, मेरा पृथ्वी यहाँ पे है। तो कुछ समय मतलब यहाँ पे 3 मंथ होते हैं दोस्तों। 3 मंथ के बाद ये इसके यहाँ पे आएगा, फिर 3 मंथ के बाद यहाँ पे आएगा, जो आप कंडीशन देख रहे हैं, फिर 3 मंथ के बाद यहाँ पे आएगा, फिर 3 मंथ के बाद यही 3 मंथ मिलकर यहाँ पे मेरा का टोटल 12 मंथ होते हैं, यानी कि 365 दिन होते हैं, और एक पूर्ण चक्कर लगा लेता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, यही 4 मेरा कंडीशन बनता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे 21 जून का कंडीशन। 21 जून में क्या होता है दोस्तों, जैसा कि पता होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका रहता है। तो 21 जून का क्या होता है कि वो पृथ्वी घूमते घूमते इस तरह से सूर्य के सामने हो जाती है कि इसका जो उत्तरी ध्रुव है दोस्तों, यानी कि जो कर्क रेखा है वो सीधे सीधे इस पर लंबवत पड़ता है, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश है दोस्तों डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पे पड़ता है, इसके कर्क रेखा पर लंबवत पड़ते हैं। तो इससे क्या होगा, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे आप लाजमी सी बात है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होगा वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगी वहाँ पे रात होगी, ठंडी होगी, यही सब होगा। तो 21 जून का क्या होता है, और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगी वहाँ पे दिन रहेगा, ये भी जानते हैं। तो क्या होता है उत्तरी ध्रुव में दोस्तों कि यहाँ पे ऐसा स्थिति बनता है कि सूर्य के किरणें डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारा उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है, इसीलिए उत्तरी ध्रुव पर 21 जून का जो होता है सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी ध्रुव का, ये बात याद रखिएगा, ठीक। अब उसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पर तो बहुत कम ही मेरा सूर्य के प्रकाश पहुंचेगा, तो यहाँ पे लाजमी सी बात है ठंडी रहेगी और अंधेरा रहेगी, यानी रात रहेगी। तो यहाँ पे मेरा एक ये कंडीशन बनता है। उसके बाद हम दो करके पढ़ेंगे। जैसे ही 6 महीना होता है दोस्तों, तो 6 महीना जैसे यहाँ पे पृथ्वी का झुकाव मेरा जिसका उत्तरी ध्रुव है दोस्तों सूर्य की तरफ रहता है, 6 महीना के बाद ये झुकाव हमारा कुछ जैसे कि तस्वीर में देख सकते हैं, इसका झुकाव सूर्य से विपरीत दिशा में होता है, जिसमें जो उत्तरी ध्रुव होता है सूर्य के विपरीत दिशा में हो जाता है, तथा जो दक्षिणी ध्रुव होता है दोस्तों वो सूर्य के नज़दीक आ जाता है, जिसको मकर रेखा जैसे अभी हम बताएं वो उसके सामने में आ जाता है। जो ज़्यादा प्रकाश जो पड़ता है दोस्तों वो दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है। तो क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव पर जो होता है दोस्तों 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा दिन होता है, तथा उत्तरी ध्रुव में इसी को जस्ट अपोजिट में हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटा दिन होता है। आशा करता हूँ इतना बातें आप समझ गए होंगे। इसमें भी बहुत चीज़ अभी आगे समझने को है, फिर मैं धीरे धीरे बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तो आप समझ गए कि 21 जून और 6 महीना के बाद मेरा यहाँ पे 22 दिसंबर आता है। उसके बाद एक और जब पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पे 21 मार्च में जाती है दोस्तों, यानी कि यहाँ से 3 महीने के बाद 22 दिसंबर से 3 महीने के बाद जैसे ही जाइएगा तो वो मेरा आएगा 21 मार्च। 21 मार्च से उसके बाद फिर 6 महीना, जैसे कि देखिए ये दोनों का बीच यहाँ पे 3 महीना और यहाँ पे 3 महीना, ये 3 और 3 महीना के बाद जाएंगे तो हर 6 महीना के बाद जो पृथ्वी होगा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। तो 3 महीना जब यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 21 मार्च का दिन आएगा तो 6 महीना के बाद जैसे ही आएंगे वो मेरा आएगा
23 सितंबर का दिन आएगा। इस दिन क्या होता है, पृथ्वी एकदम स्ट्रेट रहता है दोस्तों। तो इसका प्रकाश जो पड़ता है डायरेक्ट टू डायरेक्ट लगभग लंबवत होता है, न वो उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश जा पाता है अच्छे से, न ही दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश जा पाता है। तो इससे सबसे ज़्यादा जो प्रकाश जाता है विषुवत रेखा पर जाता है दोस्तों। तो अब बताइए, जहाँ पे 6 महीना विषुवत रेखा पर प्रकाश जा रहा है तो लाजमी सी बात है, तो 6 महीना यहाँ पे अंधेरा रहेगा, मतलब प्रकाश रहेगा। अब इसके जस्ट विपरीत दिशा में जाइएगा तो 6 महीना उजाला रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो ध्रुवों पर होता है दिन और रात की अवधि 6-6 महीना के लिए होता है। आशा करता हूँ इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये बातें नहीं समझ में आएंगे तो वीडियो को रिमाइंड कीजिए और फिर से देखिए, मैंने अच्छे से ये सब चीज़ बता दिया। उसके बाद आगे जैसे ही चलिएगा तो आगे मेरे को यहाँ पर जैसे मैंने बताया, जो ध्रुव पर होते हैं लगातार 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। क्यों होते हैं सारा कुछ मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने बताया जून और दिसंबर का मैंने स्थिति बता दिया यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते 21 जून और 22 दिसंबर का मैंने दोनों का स्थिति बता दिया। उसके बाद देखिए मैं दिखाता हूँ क्या होता है, अच्छे से एक बार और बता देता हूँ मैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं और परिभ्रमण के कारण मौसम बदलते हैं, मैंने बताया ठीक। लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है। इस दिन जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधे किरणें विषुवत रेखा पर उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि सबसे लंबी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस समय सूर्य का ताप अधिक होगा, लाजमी सी बात है। खुद देखिए आप, अगर के मान के चलिए यहाँ पे आप खड़े हैं, अगर के आग यहाँ पर जल रही है तो सबसे ज़्यादा गर्मी किसको लगेगी? आपका जो आगे वाला हिस्सा होगा, जैसे कि हाथ पैर हो गए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी लगेगी, वहाँ पे आपको जलन होगा। वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है, फलतः उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जून में खूब गर्मी पड़ती है। अभी के टाइम जून में देख रहे हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है। उसी तरह उसका अगर विपरीत मतलब स्थान को हम जिक्र करना चाहें तो दक्षिणी ध्रुव जो होता है दोस्तों, वो सूर्य के वहाँ पे तिरछी किरणें मिलती है, यानी कि कम वहाँ पे मतलब सूर्य के प्रकाश पहुँच पाता है। इसलिए जून में सूर्य का ताप कम मिलता है, वहाँ पर जाड़े का मौसम होता है। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। आशा करता हूँ इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। उसी प्रकार जस्ट 21 जून के बाद अगर के हम जाते हैं तो 6 महीने के बाद मेरा 22 दिसंबर आता है ठीक। वहाँ पे जैसे 21 जून के 6 महीना बाद सूर्य की जो आधी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है दोस्तों, तथा सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है, जैसे कि यही बताया हमने, तथा पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत ओर हो जाता है। इस समय जैसे कि बताएं कि जो दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पे प्रकाश पड़ता है ठीक। उसके बाद सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ने लगती है तथा जो दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा होता है वो प्रकाश में होता है और तथा वहाँ पे कम अंधेरा मतलब हिस्सा के अंधेरा होता है ठीक। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी होती है और रातें छोटी होती है। आशा करता हूँ ये सारा चीज़ मैं अच्छे से वहाँ पे मैप में समझा दिया। बाकी यहाँ पे उसी तरह मैंने जैसे कि बताया 21 मार्च और 23 सितंबर का, तो क्या होता है कि वहाँ पे पृथ्वी का झुका न तो सूर्य की तरफ होता है, न ही मतलब उत्तरी गोलार्ध की तरफ होता है, न ही दक्षिणी गोलार्ध की तरफ होता है। ये बिल्कुल विषुवत रेखा पर सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं, इसलिए 6 महीना दिन 6 महीना रात होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जियोग्राफी की भाषा में, उसको समद्विरात्रि बोलते हैं। आशा करता हूँ इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक और क्षेत्र आते हैं, जैसे कि ये मेरा पृथ्वी है, जैसे ये बता दिया उत्तरी ध्रुव है, ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा, ये दक्षिणी रेखा। अगर के आप देख के बताइए, अगर के सूर्य के प्रकाश जैसे कि पता है, ऐसे मत ऊपर से सूर्य नहीं पड़ता है दोस्त। अभी आप पृथ्वी को खड़े हैं इसलिए ऊपर से पड़ता है, लेकिन पृथ्वी का जब अध्ययन कीजिएगा तो जैसे कि परिक्रमा जो करता है तो सूर्य इसका साइड से पड़ता है। अगर के सूर्य की रोशनी यहाँ से अंदर आएगी दोस्तों तो सबसे ज़्यादा प्रकाश मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी? लाजमी सी बात है, कोई भी चीज़ स्ट्रेट आएगी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश यानी गर्मी पड़ेगी, सूर्य पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे सूर्य के प्रकाश पड़ेगी सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ पे होगी, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी दोस्तों उसको बोलते हैं हम उष्णकटिबंधीय, क्योंकि सूर्य के प्रकाश वहाँ पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट पड़ती है। 24 घंटा 12 मास यहाँ पे गर्मी पूरा हीट रहती है, इसीलिए उसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। उसके बाद इसके बाद जो सूर्य के प्रकाश दोस्तों जो पड़ेगी वो प्रकाश मेरा कहाँ पड़ेगी? इस एरिया में पड़ेगी।
ठीक, मकर रेखा में पड़ेगी और कर्क रेखा पड़ेगी। तो जब यहाँ पे कम मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो लाजमी सी बात है कि जो भूमध्य रेखा यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला है वहाँ से यहाँ पे कम गर्मी पड़ेगी। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इस क्षेत्र को जो बोलते हैं हम इसको बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। ये उत्तर में है इसीलिए इसको बोलते हैं उत्तरी शीतोष्णकटिबंधीय, और ये दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है इसलिए इसको बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय। आशा करता हूँ इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बात यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात आता है कि सूर्य का प्रकाश तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर भी जा रहा है तो दक्षिणी ध्रुव पर भी जा रहा है, तो आखिर यहाँ बर्फ़ क्यों जमे हुए हैं, आखिर यहाँ का बर्फ़ क्यों नहीं पिघलता? तो मैं एक इसका जवाब देने से पहले उदाहरण देता हूं दोस्तों। जैसे कि मान के चलिए अगर के यहाँ पे एक टेबल लेते हैं, ठीक, अगर के टेबल के ऊपर में सीधे अगर के ऊपर से हम लाइट मारते हैं तो क्या होगा, टेबल यहाँ पर फोकस जाएगा, यहाँ पे लाइट हमको ज़्यादा दिखाई देगी। अगर के वही हम साइड से इस पर फोकस मारेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर के इसको लाइट मारेंगे तो पूरा ये जो लाइट होगा मेरा छितरा जाएगा, पूरा टेबल की ओर जाएगा। सेम एज यहाँ पर केस होता है। जो सूर्य के किरणें होती है दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर लगती तो है, लेकिन ये सारी किरणें जो होती है इधर उधर बिखर जाती है, क्योंकि मेरा पृथ्वी गोल है, सारा लाइट इधर उधर बिखर जाती है, जिसके कारण यहाँ पे उतना गर्मी नहीं उत्पन्न हो पाता है जितना कि बर्फ़ को पिघला पाए। इसीलिए यहाँ पे बर्फ़ हमेशा पड़ता है, 12 मास पड़ता है, ये चीज़ याद रखिए। आशा करता हूँ कि इतना बातें आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में मतलब इस चैप्टर में लगभग इसके बाद अगर कि हम इसका जो मेन MCQ जो होता है उसको देखना चाहे तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सवाल दिया गया है समद्विरात्रि क्या होते हैं। समद्विरात्रि मतलब जहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। तो जैसे कि बताया कि सूर्य के जब अपोजिट दिशा में होंगे तो यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश होता है बीचों बीच पड़ेगा, जिसके वजह से दिन और रात 6-6 महीने का होगा। तो जो वो जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं वो दिन मेरा दिया गया था 22 मार्च और 23 सितंबर। एक बार फिर से मेरा 21 मार्च और 23 सितंबर। एक बार उसको हम चित्र को दिखाना चाहें, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा मैं गंदा कर दिया हूँ, थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे हम। जैसे कि इस एरिया में देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं बताया कि यहाँ पे बीचों बीच पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। और नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं नेक्स्ट है मेरा सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो सबसे बड़ा दिन जैसे उत्तरी गोलार्ध में मैंने दिखाया वो 21 जून के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है पृथ्वी पर झुकी हुई है अपने अक्ष पर। कितना डिग्री झुकी हुई है दोस्तों, जैसे बताया मैं 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं कि शीतोष्णकटिबंध क्या होते हैं। जैसे कि मेन जो भूमध्य रेखा होता है वो उष्णकटिबंधीय होता है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस गर्मी होती है सबसे ज़्यादा। और जो शीतोष्णकटिबंधीय होता है यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा वाला क्षेत्र वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी कम पड़ती है। जैसे कि जो हम लोग हैं यहाँ पे अभी कर्क रेखा हमारे भारत से जो गुजरती है दोस्तों, यहाँ पे मतलब गर्मी पड़ती है लेकिन उतना नहीं पड़ती, कम गर्मी पड़ती है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं नेक्स्ट सवाल है मेरा, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय, जैसे कि मैं मैप में अच्छे से समझा दिया। उसके बाद है यहाँ पे पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से तो बड़ी है, बहुत बड़ी है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे कि चांद पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये सब लोग जानते हैं कि कौन थे, ये नील आर्मस्ट्रांग थे। कब चढ़े थे चंद्रमा पर, ये मतलब तो ये चढ़े थे दोस्तों 1969 ईस्वी में, याद रखिएगा आप लोग। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। कैसा लगा वीडियो, आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है मेरे लिए, ठीक। तो आपका जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में बताइए तथा इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। ये एक बार पढ़ लीजिएगा समरी ना, तो आपको न कि केवल ये शिक्षक बहाली में BPSC में काम आएगा, ये इस पढ़ाई से आप BPSC का SDM भी बन सकते हैं, ये बात का आप लोग याद रखिएगा। चलिए बहुत बातें हुए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।